everyone, I am Madhu and I am studying in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम How do organisms reproduce इस चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे. So this is a very important chapter of biology और इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है. तो अगर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं. इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो ये वीडियो देखने के बाद आपको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें इतने टाइप्स हैं. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन. तो ये सारे टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे. Then we will discuss about sexual reproduction in flowering plants and reproduction in human beings. Okay, so इनके बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start with the introduction. So reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It ensures the continuity of life on earth. तो reproduction क्या है? It is a process जिससे जो living organisms हैं वो new individuals produce करते हैं similar to themselves, मतलब अपने ही जैसे new organisms को जन्म देते हैं. This process is known as reproduction. ठीक है, it ensures the continuity of life on earth. तो earth पर जो life है वो continue कैसे रहेगी? reproduction से ही कंटिन्यू रहेगी. जब रिप्रोडक्शन होगा तो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे और जो लाइफ है अर्थ पे वो कंटिन्यू रहेगी. ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. तो हमें पता है कि जो हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है. डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, विच इज द हेरिडिटी मटेरियल. तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है. ये हमने चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में भी डिस्कस किया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल present in the nucleus of the cell. DNA replicates and forms new cells causing variation. So these new cells will be similar but may not be identical to the original cell. तो जब भी नए living organisms जन्म लेते हैं तो जो DNA होता है वो रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी होता है. DNA कॉपी होता है पेरेंट सेल में से ऑफस्प्रिंग के सेल में. ठीक है, पेरेंट सेल से जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑफस्प्रिंग है उसके सेल में डीएनए कॉपी होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है. ठीक है, और नए सेल्स बनते हैं और इनमें वेरिएशन आती है. वेरिएशन तो आती है क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि हम बिल्कुल तो अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई नहीं देते, थोड़े थोड़े हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं लेकिन वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स. सो वेरिएशन होती है हम में, जो नई जनरेशन आती है उसमें वेरिएशन आती है. ओके, बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉपिंग. सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल. तो जो नए सेल्स होंगे ऑफस्प्रिंग के वो पेरेंट सेल के सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे. सेम होंगे थोड़े थोड़े लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई देंगे. ओके, variations are useful for the survival of the individual and species over time as well as basis for evolution. और जो नए organisms में जो वेरिएशन आती है ये बहुत ज़रूरी है. वेरिएशन आना ज़रूरी है तभी एवोल्यूशन होगा और एक ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वही कंटिन्यू रहेगी. ठीक है, सो वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द बेसिस फॉर एवोल्यूशन. ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट types of reproduction. So there are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. तो asexual reproduction के इतने types होते हैं: fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. ठीक है, and sexual reproduction में हम discuss करेंगे in flowering plants and in humans. ठीक है, तो start करते हैं asexual reproduction से. So asexual reproduction में सबसे पहले fission. तो fission क्या होता है? Fission in this the parent cell divides into daughter cells. ठीक है, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा. जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, जो पेरेंट का सेल है वो जो डॉटर सेल में है उसमें डिवाइड हो जाता है. तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फिजन. ठीक है, अब फिजन भी 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. तो बाइनरी फिजन क्या होता है? व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इन 2 डॉटर सेल्स इट इज बाइनरी फिजन. तो जब फिजन में
एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है तो वो बाइनरी फिजन होता है। नाम से पता चल रहा है बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, फिजन हो रहा है उसका, तो दैट इज बाइनरी फिजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमोइबा, पेरीमीशियम एंड लीशमेनिया, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बाइनरी फिजन होता है। जैसे ये एमोइबा का एग्जांपल है, तो ये एमोइबा का ये पेरेंट सेल है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और ये यहाँ पर स्प्लिट हो गया। ठीक है, दो डॉटर सेल्स बन गए यहाँ पर और ये दो डॉटर सेल्स अलग अलग हो गए। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए बिकॉज दिस कैन ऑल्सो कम इन एग्जाम्स। ठीक है, बाइनरी फिजन के ये एग्जांपल्स हैं। दूसरा टाइप होता है फिजन का मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन नाम से पता चल रहा है जब एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वो मल्टीपल फिजन होता है। सो व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इन मेनी डॉटर सेल्स इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो जब एक फिजन में एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। यहाँ पर इसका डायग्राम भी गिवन है। ये प्लाज्मोडियम का एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है इसका और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर बन चुके हैं और इनके अराउंड साइटोप्लाज्म आ गया है। ठीक है, और फिर ये जब ये बर्स्ट हो जाता है, ये प्लाज्मोडियम की जो कवरिंग है ये बर्स्ट हो जाती है और ये बहुत सारे जो डॉटर सेल्स हैं ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सो डॉटर सेल्स ये रिलीज हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हुआ। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो पहला टाइप था ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन। अब अगला टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? It is the process by which an organism gets fragmented into smaller pieces and each piece grows into a whole new organism। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंट हो जाते हैं उसके, फ्रेगमेंट मतलब पीस हो जाते हैं और हर एक जो फ्रेगमेंट है, हर एक जो पीस है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा में, तो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होती है। देखो ये स्पाइरोगायरा है, ये बीच में से स्प्लिट हो गया, मतलब ये फ्रैगमेंट हो गया, इसके ये दो फ्रैगमेंट्स बन गए। अब ये दोनों जो फ्रैगमेंट्स हैं ये पूरे एक नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेरी सिंपल। तो एग्जाम्पल्स भी आपको साथ में याद होने चाहिए। फिजन का एग्जाम्पल क्या है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। अगला टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? इन दिस अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स मे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक नए ऑर्गेनिज्म को राइज देते हैं अपने ही बॉडी पार्ट से। मतलब अगर कोई बॉडी पार्ट अलग हो गया है उस ऑर्गेनिज्म में तो वो जो बॉडी पार्ट है वो एक पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया है, ये प्लेनेरिया है, ये मतलब ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये कट गया, इसके ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये अलग अलग हो गए। अब ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो ये बॉडी पार्ट है ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये वाला बॉडी पार्ट ये भी पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी एक पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो हर एक बॉडी पार्ट से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो गया। सो दिस इज रीजनरेशन। ठीक है, in this few organisms may give rise to new organisms from their body parts। हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, रीजनरेशन हो गया। अब बात करते हैं बडिंग के बारे में। तो बडिंग में क्या होता है? इन बडिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो आउट एज बड विच देन डीटैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से एक स्मॉल पार्ट, एक बड सा निकलता है और वो जो बड है वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है और फिर वो डीटैच होके पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा और ईस्ट में। तो यहाँ पर आप हाइड्रा का एग्जांपल देख सकते हो। हाइड्रा है ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब इसके यहाँ पर ये थोड़ा सा बड निकला। ठीक है, ये बड निकला। अब ये जो बड है ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और जब ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तब ये यहाँ से डीटैच हो जाएगा और अलग हो जाएगा और पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बडिंग। ठीक है, बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, नाम से पता चल रहा है। ओके, स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बड। ये बड की तरह ग्रो करता है और फिर ये डीटैच होकर पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ये बड है और ये इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक है, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं। डायग्राम भी आपको आना चाहिए। ओके, सो दिस इज बडिंग। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। सो
It is the method of reproduction in which plants reproduce by vegetative parts such as roots, stems and leaves. It is of two types. तो vegetative propagation में क्या होता है, जो reproduction होता है plants में, ये plants में होता है, ठीक है। ये जो plants होते हैं ये अपने vegetative parts से reproduce करते हैं। vegetative parts कौन से होते हैं plants के, जैसे कि roots, stems, leaves, ये plant के vegetative parts होते हैं। तो जब plant अपने vegetative parts से reproduce करता है, that is known as vegetative propagation। अब vegetative प्रोपगेशन भी दो टाइप की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल क्या होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैपेंस थ्रू लीव्स, एग्जांपल ब्रायोफाइलम, स्टेम, एग्जांपल टर्मरिक एंड जिंजर, रनर्स एंड स्टोलन, एग्जांपल ग्रास, रनर्स एंड स्ट्रॉबेरी, बल्ब्स, एग्जाम्पल ऑनियन, लिली एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ह्यूमन का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता। जो प्लांट है वो अपने आप ही अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि जब प्लांट अपने लीव से रिप्रोड्यूस करता है, जैसे ब्रायोफाइलम में, तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसमें वो अपने लीव से रिप्रोड्यूस करता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसे ही अपने अलग अलग पार्ट, स्टेम, स्टोलन, ठीक है, बल्ब, जब इनसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, जिसमें मतलब ह्यूमन का इंटरफियरेंस होता है। जैसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के मेथड्स हैं, इंक्लूड कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये सारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड हैं। जैसे कटिंग में आपने देखा होगा कि रोज प्लांट को हम कैसे ग्रो करते हैं, रोज प्लांट की स्टेम कट करके उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और फिर वो एक पूरा प्लांट बन जाता है। सो दिस इज आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल में जो प्लांट है वो अपने आप ही अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल यहाँ पर ये फिगर गिवन है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जो अपने लीफ से रिप्रोड्यूस करता है। तो ये ब्रायोफाइलम का एक लीफ है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लीफ के एंड पर ये छोटे छोटे बड्स ग्रो हो गए हैं, ठीक है। तो ये जब बड्स ग्रो होते हैं तो ये लीफ से डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और फिर ये पूरा एक प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम, ठीक है। अब अगला रिप्रोडक्शन मेथड है, अगला टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स विच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है, पेरेंट प्लांट जो होता है वो थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस करता है जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। तो जो पेरेंट प्लांट है वो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर्स क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं और यही स्पोर्स नए नए प्लांट में ग्रो करती हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ राइजोपस। तो ये राइजोपस का प्लांट है, ठीक है, ये फिलामेंट है और ये ऊपर जो आपको एक गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, ये है स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो मतलब एक प्लांट में ग्रो करती है, ठीक है। तो इन स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे पोर्स भरे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आती है तो ये जो स्पोरेंजिया होता है ये क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो स्पोरेंजिया है ये बर्स्ट हो जाता है और इसमें से जितने भी स्पोर्स होते हैं ये बाहर निकल के ज़मीन पर गिर जाते हैं, ठीक है। और जब ये स्पोर्स ज़मीन पर गिरते हैं और जब इन्हें फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं जर्मिनेशन के लिए, तब ये नए नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। ओके, सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स थे, उन सभी को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट। तो जो मेल पेरेंट से भी एक गैमेट आता है और फीमेल पेरेंट से भी गैमेट आता है और दोनों का गैमेट फ्यूज होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो सबसे पहले हम फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो दिस इज द फ्लावर। अब फ्लावर में जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन पत्तियां यहाँ पर दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेपल, ठीक है। दीज आर नोन एज द सेपल और प्लूरल होगा, सेपल्स होंगी तो इसको हम कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये सेपल का क्या काम होता है, ये सेपल फ्लावर को सपोर्ट करता है, ठीक है। इट सपोर्ट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अगला पार्ट है ये, सो दीज आर द पेटल्स। तो ये आपको जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है फ्लावर में, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। मतलब जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है।
अब पेटल्स को जब प्लूरल होगा इसका तो इसको हम कोरोला बोलते हैं, तो प्लूरल ऑफ पेटल्स इज कोरोला। ओके, अब हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, ठीक है। तो एक फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, ठीक है। स्टेमन में दो सब पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। सो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और इसके ऊपर जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है दिस इज नोन एज द एंथर। सो दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। और इन एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमेट्स, मतलब जो मेल जर्म सेल है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम मेल गैमीट्स बोलते हैं। तो एक फ्लावर में मेल गैमीट्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट्स इन द फ्लावर, और ये पोलन ग्रेन्स होते कहाँ हैं, एंथर के अंदर होते हैं, ठीक है। और एंथर फिलामेंट से कनेक्टेड होता है, और एंथर और फिलामेंट को साथ में हम स्टेमन बोलते हैं, और ये स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कार्पल बोलते हैं, ठीक है। कार्पल में भी अब 3 सब पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो आपको पूरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये ट्यूब जो आपको दिख रही है इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये नीचे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं फीमेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के बाहर होता है ओवरी, और ओवरी से कनेक्टेड है ये स्टाइल, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। तो इन तीनों को एक साथ हम बोलते हैं कार्पल, और ये कार्पल क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब फर्टिलाइजेशन होगी कैसे, रिप्रोडक्शन होगी कैसे, रिप्रोडक्शन तो तभी होगी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगी तभी तो रिप्रोडक्शन होगी, तभी तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना। तो जो मेल गैमेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं विच आर द पोलन ग्रेन्स, और यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं इनका फ्यूजन होना होगा, ठीक है। सबसे पहले इन्हें फ्यूज होना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ विल द मेल गैमेट्स, मतलब विच आर द पोलन ग्रेन्स विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हेयर। तो ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो इन्हें फ्यूज होना पड़ेगा ना। तो अब ये मेल के जो गैमेट्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये फीमेल के गैमेट्स तक कैसे पहुंचेंगे। सो सबसे पहले होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पोलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट्स तक तो पहुंचना पड़ेगा ही। तो कैसे पहुंचेगा, जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर एंथर में प्रेजेंट होते हैं ये स्टिग्मा तक जाते हैं सबसे पहले। तो ये जो ट्रांसफर हुआ पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन होगा कैसे, कैसे यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, विंड की हेल्प से या फिर इंसेक्ट्स की हेल्प से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, ठीक है। फिर स्टिग्मा से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पर फीमेल गैमेट्स तक पहुँचते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर of the stamen to the stigma of the flower is termed as pollination। तो pollen grains का जो ट्रांसफर है एंथर से स्टिग्मा तक, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब जब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मतलब जिसमें सिर्फ एक फ्लावर इन्वॉल्व है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चले गए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ऐसा भी हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चले गए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये 2 टाइप के पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन के बाद होता क्या है, जब पोलन ग्रेन्स पहुंच गए स्टिग्मा तक, अभी तो उन पोलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना है ना, तो अब जब पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट्स तक जाएंगे, सो अब उसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है, इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले थ्योरी रीड करते हैं। तो पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन क्या है,
Pollination is followed by fertilization in plants. It is the process of fusion of male germ cells with the female gametes. तो fertilization क्या है? It is the fusion of male and female gametes. जब male और female gametes का fusion होता है इसको fertilization बोलते हैं. तो pollination होने के बाद fertilization होता है plants में, ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है. इट गिव्स राइज टू जाइगोट. As soon as the pollen lands on suitable stigma, it reaches the female germ cells in ovary. तो जैसे ही pollen grain stigma पर आता है फिर वो pollen grain stigma से ovary तक पहुंचता है जहां पर female gametes होते हैं, ठीक है. This occurs via pollen tube. अब वो pollen grains female gametes तक कैसे पहुंचेंगे? pollen tube के थ्रू. तो pollen grain से एक ट्यूब निकलती है जिसको pollen tube बोलते हैं, ठीक है. The pollen tube grows out of the pollen grains, travels through the style and finally reaches the ovary जहां पर फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स इन मेनी टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. और फिर जब पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं तो फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बनता है. फिर जाइगोट बनने के बाद जो जाइगोट है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है. और एम्ब्रॉय बनता है. और एम्ब्रॉय कहाँ बनता है? ओव्यूल में बनता है. और ये जो ओव्यूल होता है जो एम्ब्रॉय के बाहर होता है वो क्या होता है? दिस ओव्यूल देन डेवलप्स अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सीड. तो अंदर तो एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय के बाहर ओव्यूल होता है. वो जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, एक टफ कवरिंग बन जाती है, उसको हम सीड बोलते हैं, ठीक है. द ओवरी रैपिडली ग्रोज एंड राइपन्स एज फ्रूट. और जो ओवरी है वो राइप होकर फ्रूट बन जाती है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, जो एम्ब्रॉय के बाहर जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, और ओव्यूल के बाहर जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है, ठीक है. द सीड कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रॉय. ऑब्वियसली बात है, जो सीड बना है ओव्यूल उसके अंदर होता है एम्ब्रॉय, ठीक है. दैट डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशंस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. तो जो ओव्यूल होता है, सीड होता है, उसके अंदर एम्ब्रॉय होता है, और जब उस एम्ब्रॉय को सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बन जाता है. सिंपल, ठीक है. तो यही पूरा प्रोसेस है ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो यहाँ डायग्राम में भी यही बताया गया है. ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुंच गए पॉलिनेशन के बाद. अब इन पॉलन ग्रेन से ये पॉलन ट्यूब निकलती है. ये पॉलन ट्यूब यहाँ से फीमेल गैमेट्स तक पहुंचती है. तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इस पॉलन ट्यूब से यहाँ पर फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाते हैं. फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर जाइगोट बन जाता है, ठीक है. और ये ओव्यूल होता है, ये सीड बन जाता है, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट बन जाता है, ठीक है. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया. So this was the topic of reproduction in flowering plants. तो हमने flowering plants में कैसे reproduction होता है वो देख लिया. Now let's discuss about sexual reproduction in human beings. Human beings में reproduction कैसे होता है. Okay, so human beings में भी sexual reproduction होता है, मतलब male और female दोनों parents involved होते हैं. Male और female दोनों के gametes fuse होते हैं, ठीक है. So सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट टेस्टिस. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है टेस्टिस. सो द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. तो मेल के जो गैमीट्स होते हैं, मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको मेल गैमीट्स बोलते हैं, वो होते हैं स्पर्म्स. तो ये स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है मेल में ये टेस्टिस में ही होता है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है मेल में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है. दिस बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन मेल. तो ये जो स्पर्म प्रोडक्शन का ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और फिर पूरी लाइफ तक चलता है, ठीक है. सो प्यूबर्टी इज द टाइम वेयर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अकर, ठीक है. तो वो टाइम दैट इज नोन एज प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी से पूरी लाइफ तक ह्यूमन मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट द मेल हार्मोन. ये मेल आएगा यहाँ पे, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. तो मेल हार्मोन होता है जो मेल में चेंजेस के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. प्यूबर्टी के टाइम पर जो भी चेंजेस होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेल का ये हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन. तो ये टेस्टिस जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है. सो टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट द मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. अब अगला पार्ट है स्क्रोटम. सो दिस इज स्क्रोटम. स्क्रोटम क्या है? इट इज अ सैक ऑफ थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट्स एंड सराउंड्स द टेस्टिस. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस सिंस दे हैव टू बी एट स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर सुटेबल स्पर्म क्रिएशन. तो ये जो स्क्रोटम होता है
ये एक थिक स्किन होती है, एक बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टीज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, टेस्टीज को सराउंड और प्रोटेक्ट करता है। क्यों? बिकॉज टेस्टीज को बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज सिंस दे हैव टू बी एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर। तो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टीज को स्पर्म की क्रिएशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज प्रोवाइडेड बाय द स्क्रोटम, ठीक है। देन अगला पार्ट है वास डिफरेंस। सो द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरेनरी ब्लेडर। द यूरेथ्रा थस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। तो वास डिफरेंस क्या है? ये एक ट्यूब है जो टेस्टिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म्स को लेकर जाती है, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म्स बने और यूरेथ्रा तक जो ट्यूब स्पर्म्स को लेकर जाती है, दैट इज वास डिफरेंस, ठीक है। और जो यूरेथ्रा है उसमें से स्पर्म्स और यूरिन दोनों पास होते हैं। सो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन इन ह्यूमन मेल, ठीक है। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम है, डायग्राम में भी आप समझ सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर ऑल्सो। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ओवरीज। तो ओवरीज क्या होती हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड पर एक क्या होता है? ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है जिसको ओवरीज बोलते हैं, ठीक है। दोनों साइड होता है। दे फॉर्म द ओवम एंड सिक्रीट द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जो ओवरीज होती हैं ये क्या करती हैं? ये ओवम रिलीज करते हैं। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। ओवा विच इज द एग, ये होता है फीमेल गैमेट। जैसे मेल गैमेट होते हैं स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवम, ठीक है। ओवा, जिसको सिंगुलर अगर हम बोलें तो ओवा और प्लूरल बोलें तो ओवम, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एग। सो दिस इज द फीमेल गैमेट। तो इसको कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज ही इसको फॉर्म करते हैं। और जो ओवरीज हैं वो फीमेल हार्मोन रिलीज करते हैं विच इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसे हमने देखा मेल में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन विच इज सिक्रीटेड बाय द टेस्टिस, ऐसे ही फीमेल में हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच इज सिक्रीटेड बाय द ओवरीज, ठीक है। ओवरीज का फंक्शन देख लिया। अब फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या फिर इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओविडक्ट। सो व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब? दे आर द पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब एंड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सुपीरियर कॉर्नर्स ऑफ द यूट्रस टू द एजेस ऑफ द ओवरीज। इट कैरीज ओवा और एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब क्या है? ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है। मस्कुलर एक फनल शेप्ड की ये ट्यूब होती हैं जो दोनों ओवरीज से यूट्रस तक आती हैं, ठीक है। और इन फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? ये जो ओवा होता है ना, जो ओवरीज ने प्रोड्यूस किया है, मतलब जो एग प्रोड्यूस किया है ओवरीज ने, उसको ये यूट्रस तक लेकर जाता है, ठीक है। और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। इसीलिए फैलोपियन ट्यूब को हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में। सो यूट्रस या फिर इसको हम वॉम्ब भी बोलते हैं। सो इट इज अ हॉलो पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। फिर वो जाइगोट आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और फिर वहीं पर बेबी की ग्रोथ होती है यूट्रस में, ठीक है, जिसको हम वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेबी है, मतलब जो फीटस है, वो वहीं पर ग्रो करता है, यूट्रस में ग्रो करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द वॉर्म। इट इज अ पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी को जो ग्रोथ है वो यूट्रस में होती है। दिस इज द यूट्रस, ठीक है। अब विजाइना, विजाइना क्या है? इट रिसीव्स स्पर्म्स, यहाँ पर स्पर्म्स आएगा, स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पार्टनर सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल। तो जो स्पर्म्स हैं वो कैसे आते हैं? विजाइना के थ्रू ही आते हैं मेल पार्टनर से। और जो बर्थ होता है, चाइल्ड का जो बर्थ है वो भी विजाइना से ही होता है। सो इट सर्व्स एज द बर्थ कैनाल फॉर फीमेल, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरीज हैं, ठीक है। ये ओवरीज क्या करती हैं? एग या फिर हमारे ओवम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी से यूट्रस तक इसको ज्वाइन करती है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का, ठीक है। ये यूट्रस है,
ठीक है, ये यूट्रस है, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी यहीं पर ग्रो करता है, ठीक है। एंड दिस इज द यूट्रस, दिस इज द सर्विस एंड दिस इज द वेजाइना। सो वेजाइना से स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म्स यहाँ से एंटर करके फिर यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर बेबी ग्रो करता है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता कैसे है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म, ठीक है, मेल गैमेट एंड ओवम विच इज द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। तो ह्यूमंस में मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम, तो इन दोनों का जब फ्यूजन होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, when the sperm fuses with the egg it forms zygote that gives rise to a new progeny। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से प्रोजेनी मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनता है। द जाइगोट अंडरगोज वेरियस डिविजन्स टू फॉर्म एन एम्ब्रॉय। तो जाइगोट का डिवीजन होता है, ठीक है, और फिर एम्ब्रॉय बनता है। Then this embryo sinks down and reaches into the soft and thick lining of uterus. The embedding of the embryo in the thick lining of the uterus is known as implantation। तो जब फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाते हैं, एम्ब्रॉय बन जाता है, तब वो एम्ब्रॉय यूट्रस में आता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यूट्रस में ही बेबी की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यूट्रस में बेबी क्यों ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्रस में ये थिक लाइनिंग होती है, ठीक है, ये थिक लाइनिंग होती है ब्लड की, जो बेबी को जो मतलब प्रोजेनी है या फिर जो एम्ब्रॉय है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ये थिक लाइनिंग होती है यूट्रस में। तो जब वो जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस में आता है तो वो यहाँ पर इस थिक लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इससे चिपक जाता है, ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। सो thick lining of the uterus is known as implantation. The embryo gets nutrition from the mother's blood with placenta। तो अब जो एम्ब्रॉय है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए वो कहाँ से मिलेंगे, वो मदर के ब्लड से मिलते हैं, ठीक है, मदर्स ब्लड विद प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से मिलते हैं। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा ये थिक लाइनिंग जो आपको यूट्रस में दिख रही है, दिस इज नोन एज द प्लेसेंटा। तो यहीं से जो एम्ब्रॉय है उसको मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है। तो हमने इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, मतलब जो ओवम और स्पर्म है उनका फ्यूजन नहीं हुआ, तो अब एग के साथ क्या होगा, मतलब जो फीमेल गैमेट है, जो ओवम है, जो हर मंथ प्रोड्यूस होता है, उसके साथ क्या होगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, तो अब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन अकर्स, तब मेंस्ट्रुएशन होती है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, सिंस द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ, द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, थस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पंजी। तो हमें पता है कि जो ओवरी होता है वो हर महीने, हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही एक एग प्रोड्यूस करता है तो जो यूट्रस होता है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, थिक लाइनिंग कर लेता है अपनी जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है, थिक ब्लड की लाइनिंग वो अपने चारों तरफ कर लेता है, ताकि जब फर्टिलाइज्ड एग आएगा, जो एम्ब्रॉय आएगा, वो वहां पर ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day। Now however this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus। तो अब एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, मतलब वो जो यूट्रस ने जो लाइनिंग प्रिपेयर करी थी उस फर्टिलाइज्ड एग को ग्रो करने के लिए, अब तो उसकी जरूरत है ही नहीं, तो वो जो थिक लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाती है। वो लाइनिंग किसकी बनी होती है, ब्लड की और म्यूकस की बनी होती है, तो वो लाइनिंग ब्रेक होती है और वेजाइना के थ्रू बाहर आती है एज ब्लड एंड म्यूकस। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days। तो ये हर महीने होती है एंड जो ये menstruation की साइकिल है ये 2 से 8 दिन तक चलती है। ओके, सो मेंस्ट्रुएशन हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के एक्सपेक्ट में फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना, इस स्टेट को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। देयर आर मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, शॉर्ट फॉर्म्ड एज STDs। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बहुत सारे डिजीजेज स्प्रेड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में STDs, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गोनोरिया, सिफिलिस,
दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेज एंड HIV वॉट्स दीज आर वायरल डिजीजेज। मतलब जो बैक्टीरिया से होते हैं वो बैक्टीरियल हैं और जो वायरस से होते हैं वो वायरल डिजीजेज हैं। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो डिजीज होते हैं उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया और सिफिलिस ये बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं और HIV और वॉट्स ये वायरस के थ्रू होते हैं। ठीक है, देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर डिवाइसेस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प अवॉइड STDs। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए और STDs मतलब जो डिजीज होते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से उसको अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, so contraceptives can be of various types such as mechanical barriers, chemical methods and surgical methods। तो contraceptives भी अब बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत से इनके टाइप्स हैं, जैसे मैकेनिकल बैरियर भी होते हैं, ठीक है, केमिकल मेथड्स भी होते हैं और सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में, मतलब जो मैकेनिकल बैरियर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज ऑफ कॉन्डम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राग्राम। तो फिजिकली जो ओवम है और जो स्पर्म है उनके फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए इन फिजिकल मैथड्स का यूज किया जाता है, जैसे कॉन्डम, कर्विकल कैप्स एंड डायफ्राग्राम। तो ये फिजिकल बैरियर्स हैं, मैकेनिकल बैरियर्स हैं जिनसे फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी एंड देयर विल बी नो STDs ऑल्सो। ठीक है, केमिकल मैथड्स जैसे कि यूज ऑफ ओरल पिल्स, these changes the hormonal balance of body so that eggs are not released। तो काफ़ी ओरल पिल्स आती हैं, दवाइयाँ आती हैं जिनको खा के जो हमारी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है वो चेंज हो जाता है और जो एग है वो रिलीज़ नहीं होता। तो अगर एग रिलीज़ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। देन मे हैव साइड इफेक्ट्स, लेकिन इनके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, बिकॉज ये बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज करती हैं। ओके, then intrauterine contraceptive devices also known as IUCD। तो ये क्या होती हैं? कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो यूट्रस में कॉपर टी या फिर लूप लगा दिया जाता है जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। ठीक है, दीज आर द इंट्रायूरेट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, जैसे इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। तो क्या किया जाता है? सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, जैसे मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर वास्ट डिफरेंस ब्लॉक हो गया तो स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं होगा, स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस सर्जरी को बोलते हैं वैसेक्टोमी, जहाँ पर वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल्स में भी होता है, जैसे फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो एग रिलीज हुआ है वो पहुंचे ही ना स्पर्म्स तक और फर्टिलाइजेशन ना हो। सो दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड द रिवीजन ऑफ द चैप्टर। हमने चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर DNA कॉपिंग की क्या जरूरत है, DNA कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ही था कि जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो जो मेल और फीमेल पेरेंट है दोनों से उनका जो DNA है वो कॉपी होता है ऑफस्प्रिंग में। एंड ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर DNA कॉपी नहीं होगा तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे। ठीक है, जो क्योंकि DNA क्या होता है? इट इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज द हेरिडिटी मटेरियल। तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में DNA के थ्रू ही आते हैं और DNA कॉपिंग के टाइम वेरिएशंस भी आती हैं और ये वेरिएशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द एवोल्यूशन एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसीलिए DNA कॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हाउ वी विल राइट द आंसर ऑफ दिस। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? So this is the answer for this question। इसका आंसर क्या है? DNA copying is an important phenomenon of reproduction through which organisms pass on their characteristics to their offspring। Okay, it also produces variations which are useful for the survival of species for long time। तो ये इसका आंसर है। ओके, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो हमसे जो स्पोर फॉर्मेशन है उसकी एडवांटेजेस पूछी हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू मतलब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सो क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्पोर फॉर्मेशन के? हमने देखा था कि
जो एक स्पोरेंजियम होता है उसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, तो बहुत सारे नए प्लांट्स ग्रो होंगे और जो पॉपुलेशन है मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो जल्दी होगी और ज़्यादा नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, एक स्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। जब स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो बहुत सारे स्पोर्स एकदम फ्लू होके ग्राउंड पर गिर जाते हैं और तब बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज करती है। सेकेंड एडवांटेज है कि जो स्पोर्स होते हैं वो एक ही प्लेस पर नहीं गिरते, वो विंड के थ्रू अलग अलग दूर दूर जाकर गिर जाते हैं और फिर दूर दूर नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह पर सारे स्पोर्स नहीं गिरते, अलग अलग जगह दूर दूर वो जाकर गिर जाते हैं और वहीं पर नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो एक जगह पर कंपटीशन नहीं होता है प्लांट्स का, ओके। दे डिस्ट्रीब्यूट इन वास्ट प्लेसेस, ठीक है। अगला एडवांटेज है कि जो स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर थिक वॉल होती है, थिक कवरिंग होती है जो उन स्पोर्स को डिहाइड्रेशन से बचाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए स्पोर्स के ऊपर क्या होती है, थिक कवरिंग होती है, एक थिक कोट होता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सो लेट्स राइट इट डाउन। So this is the answer for this question. These are the advantages of spore formation, ठीक है। 3 advantages हैं। First one is the large number of spores are produced in one sporangium. अगला advantage है spores are distributed easily by air to far off places to avoid competition at one place. Then spores are covered by thick walls to prevent dehydration under unfavorable conditions, ठीक है। So these are the advantages. You can note it down if you want. Now let's move on towards the next question. So next question is how does the embryo gets nourishment inside the mother's body? तो जो embryo होता है उसको मदर की बॉडी के अंदर नरिशमेंट कैसे मिलती है, मतलब जो भी उसको खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो नरिशमेंट कैसे मिलती है उसको मदर के बॉडी के अंदर। सो हमने डिस्कस किया था कि जो embryo होता है उसको मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू सारी नरिशमेंट मिलती है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है embryo के साइड में और उस प्लेसेंटा से ही जो एम्ब्रॉय है उसको सारी नरिशमेंट मिलती है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्लेसेंटा में विली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड वेसल से सराउंडेड होते हैं और वहीं से मदर के थ्रू उसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जो भी एम्ब्रॉय को चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, द एम्ब्रॉय। So this is the answer for this question. The embryo derives its nutrition from the nourishment from the mother's blood through the placenta. The placenta contains villi. Villi क्या होती है, hair like structure होती है, and blood vessels surrounding villi. Oxygen and glucose pass from the mother to the embryo through the placenta, ठीक है। So this is the answer. You can note it down if you want. अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं। सो जैसा कि हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जबकि एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से दोनों की मदर और फादर दोनों की तरफ से गैमीट्स आते हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं बिकॉज जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो दोनों से कॉपी हो रहा है, ओके। सो देयर आर मोर वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला एडवांटेज है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जो डीएनए है वो मदर फादर दोनों से कॉपी हुआ है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो मदर फादर दोनों के होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड एडवांटेज है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं उनसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जैसा कि हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस मिलती हैं, वेरिएशंस की वजह से जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 3 एडवांटेजेस। सो लेट्स राइट देम डाउन। So this is the answer for this question. ये 3 एडवांटेजेस हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड सिंस बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। सेकेंड है द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। देन थर्ड है द स्पीशीज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाइव मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो दीज आर द 3 एडवांटेजेस। यू कैन नोट देम डाउन इफ यू वांट, ओके।
So we have completed the revision of our chapter how do organisms reproduce. हमने इस पूरे चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से रिवाइज किया और फिर हमने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अब आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर होगा। ओके, सो एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी ऑफ मैथ्स रिविजन सीरीज। टिल देन दैट्स इट, थैंक यू सो मच।